असल में ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने से पहले हमारे प्रोब के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। मतलब बेशक मैं थोड़ा सा जोर लगाकर खुद को सही रख सकता हूं, पर यहां हम फिजिक्स के लॉज की बात कर रहे हैं। अभी उन लॉज को भूल जाइए और हमारे प्रोब को आगे बढ़ने दीजिए। ये ब्लैक होल के सेंटर के आधे रास्ते में पहुंच चुका है। इस वेंटेज पॉइंट से प्रोब को वो सब दिखता है जो उससे पहले अंदर गिरा था। अगर आप एग्जैक्ट मैथमेटिकल हॉराइजन की बात कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्स का पूरा पास सामने से गुजरता दिखाई देता है। आपको वहां तक नजर आता है जब ब्लैक होल बना था। आइंस्टाइन की इक्वेशंस के मुताबिक ब्लैक होल एक विशाल कॉस्मिक म्यूजियम है। वो सारी लाइट जो उसमें तब गई थी जब वो ब्लैक होल बना था, वो अब भी वहीं है। उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, लेयर्स बन चुकी है। जैसे जैसे प्रोब और गहराई में पहुंचता है, ग्रेविटी और स्पिन का मुकाबला फिर से शुरू होकर और तेज हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्लैक होल के अंदर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और वो स्ट्रांग फोर्स स्पेस के फ्लो को धीमा कर देती है और वो जगह जहां वो कम होकर लाइट की स्पीड तक आती है उसे इनर हॉराइजन कहते हैं। और उस इनर हॉराइजन में बहुत ही अजीब अजीब चीजें होती हैं। इस गड़बड़ी भरे कॉस्मिक ब्लेंडर में मैटर घूमता है और प्रोब के पास से वापस जाता है। अगर मैं एक ब्लैक होल में छलांग लगाता हूं तो वैसे ही जैसे एक झरने में गिरता हूं। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा तब तक जब तक मैं नीचे नहीं पहुंच जाता। प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब आप इनर होराइजन तक पहुंचते हैं, बेस पर, जहां पर पानी और पत्थर वगैरह होते हैं। ब्लैक होल की गहराई में प्रोब इनर होराइजन से टकराता है। घूम रहे ब्लैक होल्स के इनर होराइजन्स यूनिवर्स की सबसे वायलेंट जगहें हैं। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स लगभग लाइट की स्पीड से प्रोब से टकराते हैं। ब्लैक होल इनर होराइजन पर एक बहुत ही कमाल का पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। हर तरफ उड़ते हुए पार्टिकल्स एक दूसरे में से एक्सेलरेट होते हुए आपस में टकराते हैं, हद से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी किसी भी टेरेस्ट्रियल पार्टिकल एक्सेलरेटर की एनर्जी से ज्यादा होती है। इन टक्करों के पास यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स शुरू करने लायक पावर है। अगर हमारे यूनिवर्स में कोई जगह है जहां हमारा यूनिवर्स बेबी यूनिवर्सेस बना रहा है, जहां हमारा यूनिवर्स रिप्रोड्यूस कर रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो जगह ब्लैक होल्स के इनर होराइजन्स हैं, क्योंकि वो जगह है जहां वो एनर्जीज जो बिग बैंग के लिए चाहिए होती है वो वहां बनती हैं। क्या वो बिग बैंग जिसने हमारे यूनिवर्स को बनाया ऐसे ही हुआ था? क्या हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर बना था? ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है कि हमारा बिग बैंग किसी पहले से मौजूद यूनिवर्स में एक ब्लैक होल का अवशेष है जिसे क्रश करके एक बेबी यूनिवर्स को बाहर फेंका गया हो। ब्लैक होल्स फिजिसिस्ट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं और इसकी एक वजह यह है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं यूनिवर्स को समझने में। तो अगर हमने ब्लैक होल्स को समझ लिया तो हो सकता है हम बिग बैंग को समझ लें। अगर हमने बिग बैंग को समझ लिया तो हो सकता है हम अपने ओरिजिन को समझ लें। प्रोब के इनर होराइजन को पार करते ही सब कुछ बदल जाता है। प्रोब को अंदर खींच रही ग्रेविटी उसे धकेल रहे स्पिन के बराबर है। दोनों अपोजिंग फोर्सेस आखिर बैलेंस्ड हैं। तो जो ये सेंटर में क्रिएट करता है इन ब्लैक होल्स में से एक में इनर इवेंट होराइजन के रीजन में वो एक तरह का सुरक्षित इलाका है, जैसे एक हरिकेन की आय। वहां पर चीजें कहीं ज्यादा शांत होती हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप नेविगेट कर रहे हैं उस बाहर के हलचल भरे इलाके से निकलने के बाद। स्टॉर्म की इस डरावनी आई के अंदर
प्रोब ब्लैक होल के केंद्र यानी सिंगुलैरिटी की तरफ चल पड़ता है। आगे स्पेस और टाइम का अंत है, हर चीज का अंत है। हमारा प्रोब अपनी मंजिल सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल सैग ए स्टार के बीच में है। यहां स्पेस, टाइम और यूनिवर्स की हमारी समझ खत्म हो जाती है। एक स्पिन कर रहे ब्लैक होल के इनर इवेंट होराइजन के अंदर आप सिंगुलैरिटी को देख सकते हैं। वो सामने होती है एक रिंग में। रिंग की एक्चुअल थिकनेस 0 होती है। वो इन्फिनिट मैथमेटिकल थिकनेस और स्पेस टाइम के इन्फिनिट कर्वेचर के पॉइंट्स का एक सर्कल होता है। ये कभी एक विशाल स्टार हुआ करता था, जो क्रश होकर टाइम में इन्फिनिटली स्मॉल, इन्फिनिटली डेंस स्पेस के पॉइंट पर पहुंच गया। बेहद तेज स्पीड्स पर स्पिन करते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पॉइंट को रिंग में पुश करती है और अपने इर्द गिर्द के स्पेस टाइम को मोड़ देती है। और फिर पता चला कि सिंगुलैरिटी के इर्द गिर्द एक रीजन होता है जिसे कि हम एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व कहते हैं, जो ये कहने का एक अच्छा तरीका है कि आप इस रीजन से अंदर जा सकते हैं, वहां पर घूमकर बाहर आ सकते हैं और आप अंदर जाने से पहले बाहर आते हैं। मतलब आप बिना अंदर गए अपने बीते हुए कल को विजिट कर सकते हैं। सिंगुलैरिटी के आसपास की कर्व्ड स्पेस और टाइम मिलकर एक जनरल रिलेटिविटी टाइम मशीन बनाते हैं। थियोरेटिकली प्रोब उसके एग्जिस्ट करने से पहले के टाइम में वापस जा सकता है। पर क्या होता है जब वो सिंगुलैरिटी के बीच से ट्रेवल करता है? एक आइडिया है कि ब्लैक होल स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक होल कर रहा है, और फिर हो सकता है वो कहीं बहुत दूर एक दूसरा होल बना रहा हो। और अगर आप उस ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आप दूसरी तरफ निकलेंगे, कुछ लाइट ईयर्स दूर, जबकि आपको वो दूरी तय करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हम इसे वर्म होल कहते हैं क्योंकि ये एक एप्पल खा रहे वर्म की तरह बढ़ता है। पर क्या हम इस सफर को झेल पाएंगे? जो सिंगुलैरिटी में जाता है वो कहीं और बाहर निकल सकता है, पर जो निकलता है उसका उससे ज्यादा रिलेशन नहीं होगा जो अंदर गया था। वो ना सिर्फ स्पेगेटिफाई होगा, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। अगर आपको कहीं और जाना है तो प्लेन की टिकट लीजिए। एक और थियरी है कि सिंगुलैरिटी एक वर्म होल नहीं है, वो एक व्हाइट होल है। एक व्हाइट होल बेसिकली एक ब्लैक होल होता है जो टाइम से पीछे गया होता है। तो व्हाइट होल वो सिंगुलैरिटी है जो चीजों को यूनिवर्स में बाहर की तरफ फेंकती है, उनको अंदर की तरफ नहीं खींचती है। ये सिंगुलैरिटी एक यूनिवर्स बनाती है। लगता है जैसे बिग बैंग हो। हमारा बिग बैंग कम से कम क्लासिकली एक सिंगुलैरिटी से निकला था, और हम ये भी जानते हैं कि एक ब्लैक होल का एंड पॉइंट होता है एक सिंगुलैरिटी। दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, हो सकता है। पर असलियत में ये इन्फिनिटली डेंस और इन्फिनिटली स्मॉल सिंगुलैरिटी शायद एक ख्याली चीज है। इन्फिनिटी फिजिक्स में कई बार आती है, उससे पता चलता है हमें कुछ नहीं पता हम क्या कह रहे हैं। असल में हमने फिजिक्स में कुछ भी इन्फिनिट नहीं देखा है। तो मेरा अपना पर्सनल विचार यह है कि कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। और जब भी हम अपनी इक्वेशंस में इन्फिनिटी को देखते हैं तो नेचर हमें यह बताती है तुम गलत थे। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सिंगुलैरिटी पर दम तोड़ देती है। वो स्पेस टाइम के आगे सिंगुलैरिटी को जारी नहीं रख सकती है। वो सब कैसे होता है पता नहीं, हमें नहीं पता है कि उसका क्या होता है। ये हमारे प्रोब के शानदार सफर का अंत है। वो स्पेस और टाइम के अंत तक और इंसान के ज्ञान की सीमा तक पहुंच चुका है।
बेशक अभी ब्लैक होल्स फिजिक्स के बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो हर रूल को तोड़ते हैं और इससे हमें अपनी सीमाओं का पता चलता है। ये ब्लैक होल की प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम इस लायक नहीं है कि उन्हें समझ सके और ये चैलेंज आगे भी जारी रहेगा और हमें बार बार ब्लैक होल के हार्ट की तरफ खींचता रहेगा। ब्लैक होल के हार्ट के अपने सफर के बाद हम जान चुके हैं कि वो सिर्फ साइंस फिक्शन का एक खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक टाइम मशीन और एक कॉस्मिक म्यूजियम है। वो दुनियाओं को बनाने वाला और बर्बाद करने वाला है और वो यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली है। अगर हमने ब्लैक होल्स को समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। ये मैथ अजीब है, ये ऑब्जर्वेशंस मुश्किल हैं और कॉन्सेप्ट्स दिमाग हिलाने वाले हैं। ये किसे अच्छा नहीं लगेगा? बहुत से लोगों को ब्लैक होल्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बड़े, डरावने और मजेदार होते हैं, पर फिजिसिस्ट उन्हें एक अलग वजह से पसंद करते हैं और वो ये है कि वो सबसे एक्सट्रीम फिजिकल सिस्टम्स हैं जो हमें इसके सबसे अच्छे सुराग देते हैं कि नेचर कैसे काम करती है। ब्लैक होल्स ने हमारी कल्पना को वहां पहुंचाया है जहां वो पहले नहीं पहुंची थी। नेचर हमसे कहीं ज्यादा इमेजिनेटिव है और जब भी हम नेचर को एक्सप्लोर करते हैं हैरान रह जाते हैं। तो सच फिक्शन से भी कहीं ज्यादा अजीब है और जो कुछ यूनिवर्स में छुपा है वो सबसे अच्छा साइंस फिक्शन राइटर भी हजारों जन्म लेकर नहीं सोच सकता।